सैली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में मिल गई। तू कैसी है सैली? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। आ चल, सामने रेस्टोरेंट है, बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। वंदना सैली को घसीट कर ले गई। जाते ही उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सुना, क्या हाल चाल है? कोई पत्र आया शिखर का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर सैली का मन उदास हो गया था। सच सैली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी करा दी? ठहर कर जान समझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है। इस बीच बैरा मेज पर कॉफ़ी रख गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफ़ी पी और सुना क्या क्या खरीदारी कर डाली। पर सैली की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक शिखर के बारे में सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं, पर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ यह खेल? क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी भी सो रही थी। उसने सोचा, घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभाल कर देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याह कर आई थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा सैली का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था वंदना की ज़िंदगी में और उसकी अपनी ज़िंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखाई देती थी। वह अपने पति के साथ सुखी ज़िंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शैली के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था शिखर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने अपनी खुद की ही तो हाथ मांग कर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है न, इसलिए बचपन से ही सयानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती थी तो वह हंसकर उसके पिता से कहते, फिर शिखर इंजीनियर बन गया तो सैली के पिता जल्दी शादी करने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। जब सुखनंदन का दबाव आया कि शिखर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तो तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? सैली के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे शिखर को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर शिखर के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जो डरवाया था इस पर शिखर का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं? जब वे लोग नहीं चाहते हैं तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र
को दिया गया वचन निभा लेना चाहते हैं। उसके बाद ही वह शिखर को विदेश जाने की इजाज़त देंगे। इसी दबाव में आकर शिखर शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, शैली का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप, गुण, समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़ियों की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी भी सभी रस्में अदा कर दी गई थी। शादी के समय भी शिखर का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहता था। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सब के मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर शिखर आते ही एक कोने में पड़ रहा था। उसने ना कोई बातचीत की और ना ही उसकी ओर निहार कर देखा। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या, लाला जी हनीमून पर जाने की तैयारी भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था? नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी शैली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। न चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शैली ने। मन हुआ कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उससे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक, घंटों तक पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वही थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते, फिल्म देख आओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती वह कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर शिखर भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वह लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की ज़रूरत है, यह ज़रूर कहा था उसने। शैली जब सोचने लगी तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण, हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है, उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था।
अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार शैली की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह। पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर से बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तांद्रा सी टूटी शैली की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज़ दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। हाथ मुँह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी शैली। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें हॉस्पिटल में दाखिला कराकर वह सीधी आ रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे, और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आँख की रोशनी को बचाया ना जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ से इंतज़ाम करूं रुपयों का? तू ही शिखर को खबर कर दे शैली। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही शैली के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ही ले जाइए। उन्हें खबर भी करूँगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाएंगे रुपए। और शैली ने अलमारी से निकाल कर अपनी चूड़ियाँ और जेवर आगे रख दी थी। नहीं शैली नहीं। शोभा स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है। पता नहीं शिखर कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। पर शैली को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसके खातिर। मन ही उदास होकर उसने दबा लिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी ऑपरेशन सफल रहा। शिखर को भी अब सूचना मिली थी कि और वह आ रहा था। पर इस बार शैली ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। यह क्या हाल बना लिया है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? शिखर ने पहुँचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई होती। उसी समय ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? शिखर हस्तप्रद था। हाँ, क्या करती? शोभा कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपये मंगवाए, तो आते आते भी तो समय लग जाएगा।
माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर शिखर के सामने सब कुछ गड़गड़ा हो गया था। सहेली चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नज़र उठाकर सिर ढके सहेली को देख रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? सहेली ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं अभी आती हूँ। रसोई में बेटे के आगमन में ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हाल चाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा शिखर के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफ़ी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगा रहेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अस्त व्यस्त हो गई थी। यह जान गई थी कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुँह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। सहेली ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो सहेली और उसके पिता दोनों को बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपने मतलब हल करना चाहते हो। जब से सहेली के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला ले कर रहेगा। उसकी भी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता रहा था अब तक। फिर सहेली का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया। पास बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। सहेली रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि सहेली जानबूझकर उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और सहेली ने भी खाना खा लिया। फिर माँ को दवाई देकर सहेली माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी शिखर को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया, पानी का जग तो सहेली अब कमरे में ही रख कर गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर सहेली को आवाज़ देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उससे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर सहेली तो दूसरे घर की है, उसे क्या ज़रूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरा दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफ़ी थक चुका था वह। सहेली अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रहती थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, सहेली की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटा, तू पहले गर्मा गर्म खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए शिखर का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे। उनकी आवाज़ आ रही थी। उधर सहेली रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफ़ी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा। सहेली ने नज़र उठाकर देखा, भर था।
क्या था उन नज़रों में, शिखर जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। सैली कॉफ़ी का कप मेज़ पर रख कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शिखर की आवाज़ सुनाई दी, आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि शिखर ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बैठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफ़ी ठीक जान पड़ती है। 2 क्षण रुक कर शिखर ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, सैली ने जवाब में कहा था। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया था और वह बोली थी, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। शिखर चुपचाप सैली की तरफ देखता भर रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूँगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से सैली को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी सैली का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। शर्म से लाल सैली शिखर को बिना देखे उसके बाहों में सिमट सी गई थी। तो ये थी कहानी सैली और शिखर की, जो आज अमेरिका में अपने माँ के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूं। थैंक यू।